Hello students, good morning. My name is Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट्स आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज ये जो लेक्चर है ये अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब अपन लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपसे एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जितनी भी छोटी मोटी बातें होती हैं वो आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मैं आज आपको वापस से बता रही हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एक एनालिटिकल टेक्निक होती है। इस टेक्निक के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी मैटर लेते हैं और उसके ऊपर डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, उस मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है और इस इंटरेक्शन का अपन लोग एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के लिए जो टेक्निक अपन काम में ले रहे हैं वही है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका अपन यूज किस में कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में। मॉलिक्यूल अपने को पता है इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो जो ज़्यादा यूज होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता करने में होता है। अब देखो ये तो अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन था। अब अपने को पता होना चाहिए कि एनएमआर क्या होता है। एनएमआर देखो यहाँ पे अपने पास एन का मतलब है न्यूक्लियर, एम से मतलब है मैग्नेटिक और आर का मतलब है यहाँ पे रेजोनेंस। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जो एन था जिसको अपन ने कहा था न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होगा, ये मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। रेजोनेंस वो अपना केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है जहाँ पे अपन लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो रेजोनेंस है ये फिजिक्स से रिलेटेड रेजोनेंस है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फिजिक्स वाला रेजोनेंस क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये बताएं आपको कि एटम जो होता है उसको अपन किस तरीके से यहाँ देखने वाले हैं। एटम अपने को पता है सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या आप कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। आजकल की जो मॉडर्न स्टडी है वो उसने अभी तक बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल निकाले हैं, लेकिन जो जनरली अपन पढ़ते हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन अपने को पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन अपने को पता है कि न्यूट्रल होता है। तो एक तरीके से न्यूक्लियस पे जो चार्ज माना जाता है वो माना जाएगा पॉजिटिव। अब अपने को पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चक्कर लगा रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपन लोग देखें तो देखो मैंने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन बताए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एटम के चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। ये देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ ही अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होते रहते हैं। ये देखो इसका रोटेशन मैंने आपको बताया है। ये अपना जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो कोई भी अगर बॉडी है अपन कह सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर अपना न्यूक्लियस हो, कोई भी रोटेटिंग बॉडी जो होती है, फिजिक्स ये कहता है कि उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मूवमेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम अगर होगा तो उसको अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है रूट एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ये जो फॉर्मूला आया है ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स में अपने को डिटेल में नहीं जाना, बस अपने को ये देखना है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है एक रोटेटिंग बॉडी है तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इस एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, ये जो एस है वो होता है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये फिक्स होता है, हाफ होता है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये अपने को मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी। तो देखो मैग्नीट्यूड तो अपने को यहाँ से पता चल गया, ये सारी जो वैल्यू आएगी ये मैग्नीट्यूड की आएगी। अब अपने को डायरेक्शन देखनी है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो अपने को पता चलेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन था वो या तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था या क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से डायरेक्शन अपने को पता चल गई, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। तो ये सारी चीजें तो अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन को एक रोटेटिंग बॉडी माना, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला। एंगुलर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड क्या होगा वो अपन ने फॉर्मूले से देखा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देखा
लेकिन अपना तो जो टॉपिक है वो है एनएमआर। एनएमआर यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि सारी चीजें अपनी किस पे आ जाती है अब, न्यूक्लियस के ऊपर। अब देखो अपन ने क्या कहा है कि चाहे न्यूक्लियस एटम में अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन वो भी अपनी एक्सिस पे क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। उसका भी रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है। तो फिर फिजिक्स यहाँ आती है कि रोटेटिंग बॉडी है, इसका मतलब उसका भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। इस बार जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका, वो क्या होगा, अंडर रूट आई प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला, ये भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अपन ने बात की थी तो यहाँ पे आया था एस, और अगर अपन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है आई। दोनों स्पिन क्वांटम नंबर ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के लिए था और ये किसके लिए, अपना न्यूक्लियस के लिए। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अपन ने ये कह दिया था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो फिक्स होता है, हाफ होता है। फिर अपन ने उसके डायरेक्शन से एम आई निकाला था और ये कहा था या तो ये प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा। लेकिन अगर अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के केस में इसको अपन फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। तो जब ये अलग अलग होंगे तो इनकी वजह से जो स्पिन क्वांटम नंबर निकल के आएगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आई फिक्स नहीं किया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। अब जब अपने पास आई फिक्स नहीं है तो इस तरीके से अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी फिक्स नहीं होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में अपन ने कह दिया था कि जो एम आई होगा या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा। तो अब कैसे यहाँ पे अपन लोग आई की बात करेंगे, कैसे अपन लोग एम आई की बात करेंगे, ये अपन लोग आगे पढ़ने वाले। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है और आज का ये जो लेक्चर है सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है। यहाँ एनएमआर की अपन ने कम बात की है, अपन ने यहाँ पे सिर्फ रोटेटिंग बॉडी के बारे में बात की है। आज का लेक्चर अपने लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर अपने को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होगी तो आगे जाके अपन लोग एनएमआर को नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखो अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो करंट होता है, करंट के अंदर क्या होता है कि मोशन और मूवमेंट होता है चार्ज का। करंट होती यही चीज है, और जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और जब भी करंट फ्लो होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब अपन लोग अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का भी मोशन और मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, तो वहां पे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो देखो करंट और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है, करंट चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अपने को ये भी पता है करंट फ्लो ही तब होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो ये तो सारा फिजिक्स का पार्ट था, बस बताने वाली ये चीज थी कि जिस तरीके से करंट फ्लो होगी और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वैसे ही अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नॉर्थ से किसकी तरफ जाता है, साउथ की तरफ। ये बताने वाली चीज थी। अब देखो इलेक्ट्रॉन को अपन कह रहे हैं कि वो एक रोटेटिंग बॉडी है, रोटेशन अपन ने करा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो फिजिक्स के अंदर एक थंब रूल होता है, और वो थंब रूल क्या होता है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, जो उसका रोटेशन होता है उस साइड के अंदर अपनी अंगुलियों को घुमाते हैं, और अपना जो थंब होता है वो किसको बताता है, साउथ पोल को। तो देखो अगर आपकी उंगलियां जा रही है एंटी क्लॉकवाइज पे तो आपका जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि वो किसको बताएगा, साउथ पोल को। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है यानी कि जो आपकी उंगलियां हैं वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं तो आपका जो थंब है वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यानी कि वो कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसकी डायरेक्शन अपन ने पता कर ली। एंटी क्लॉकवाइज में देखो ऊपर की तरफ साउथ था और नीचे की तरफ नॉर्थ। इसी तरीके से क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज जब होता है तो नीचे की तरफ साउथ और ऊपर की तरफ नॉर्थ। अब देखो अपन ने एक चीज और पढ़ी है कि ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इनकी जब पेयरिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन को अपन ऊपर की तरफ बताते हैं और एक को नीचे की तरफ, इनकी डायरेक्शन को बताते हैं।
बेसिकली ये जो चीज़ आती है वो यहीं से आती है और इन दोनों को अलग करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो ये सारी चीज़ तो थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब सेम वही चीज अपन न्यूक्लियस पे अप्लाई कर सकते हैं, पर न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या कहता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं तो थंब रूल जो लगेगा वो ये कहता है कि अगर आपकी उंगलियां जा रही है एंटी क्लॉकवाइज अगर आपकी उंगलियां घूम रही है तो आपका जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को बताएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज के केस के अंदर जो आपका थंब था वो किसको बता रहा था, साउथ पोल को बता रहा था। आप लोग अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के देखेंगे तो देखो इस केस में ऊपर की तरफ आपका थंब जाएगा यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर होगा और साउथ पोल नीचे। इसी तरीके से अगर आप क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो आपकी उंगलियों को जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो आपका अंगूठा होगा यानी कि थंब होगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इस बार जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से जब न्यूक्लियस का रोटेशन हो रहा था, मतलब न्यूक्लियस अपनी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और इस मैग्नेटिक फील्ड की अपन ने डायरेक्शन भी पता कर ली। अब रोटेटिंग बॉडी का पहले ही अपन कह चुके हैं कि कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, ये फॉर्मूला अपन पहले देख चुके हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की भी बात कर चुके हैं। अब देखो अपन ने ये कहा था कि इसके स्पिन क्वांटम नंबर को अपन फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन ये है कि अगर फिक्स नहीं कर सकते तो इसको निकालेंगे कैसे। तो अब क्या केस होता है कि अगर अपन किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, देखो न्यूक्लियस का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड था क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था या फिर अपन कह सकते हैं स्पिन कर रहा था, तो वो तो इसका खुद का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन जब अपने न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब अपने को क्या हुआ, उसके पॉसिबल ओरिएंटेशन मिले। पॉसिबल ओरिएंटेशन किसके मिले, न्यूक्लियर स्पिन के, यानी कि अब उसकी स्पिन डिसाइड होने लग गई। पहले तो वो एकदम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, कोई किधर जा रहा था कोई किधर जा रहा था, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन फिक्स होना चालू हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और उस डायरेक्शन को निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लिया और उसको नाम दिया नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, जिसको अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है 2i+1। अब आई जो होता है वो एक एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, अपन ने सब एलिमेंट का फिक्स नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन के केस में अपन कह सकते हैं कि भाई कोई सा भी एलिमेंट हो, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट उठा के देखो, उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए आई फिक्स होता है, प्लस हाफ हाफ होता है, फिर एम आई भी अपन ने फिक्स कर दिया, प्लस हाफ और माइनस हाफ। लेकिन न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, हर एलिमेंट का एक अपना आई होता है। तो अगर अपन ने किसी एलिमेंट की बात करी और अपन ने कहा कि उसका आई अपने को पता है, अगर अपने को उसका आई पता है तो उस आई को इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन। इस फॉर्मूले में जैसे ही आई को रखेंगे तो अपने को उस न्यूक्लियस के लिए क्या मिल जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी कि वो न्यूक्लियस कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन में रह सकता है। और जब अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी तो इससे अपन क्या निकालेंगे, एम आई यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो अपन ने कोई एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लिए अपन ने कहा कि आई की वैल्यू हाफ है, अगर आई हाफ है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हो गई वो अपन ने इस फॉर्मूले से निकाली तो वो अपने को मिल गई 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 मिल गई, इसका मतलब है कि वो जो न्यूक्लियस है वो दो पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और वो पॉसिबल डायरेक्शन अपन ने क्या निकाली, एम आई प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसी तरीके से अगर अपन कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट के लिए आई जो है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आई अपने पास, 3i। 3i यानी कि वो 3 पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अपनी एम आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 + 1 0 और -1। इसी तरीके से अगर अपन कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 2 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपने को क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी, यानी कि एम आई की जो वैल्यूज होगी वो +2 +1 0 -1 और -2 होगी। तो ये तो था आज का अपना लेक्चर। मैं आप लोगों को वापस से बता दूं, अभी तक अपन लोगों ने एनएमआर का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को कंपेयर किया है कि इलेक्ट्रॉन भी एक रोटेटिंग बॉडी है, न्यूक्लियस भी एक रोटेटिंग बॉडी है। फिजिक्स ये कहती है कि रोटेटिंग बॉडी होगी तो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा,
तो दोनों रोटेटिंग बॉडी का अपन ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, फिर उनका अपन ने क्या पढ़ा,